दोस्तों, हमने भाग एक में उत्तराखंड की धरती के अंदर छिपे अरबों रुपए के मिनरल वेल्थ की चर्चा की थी। हमने जाना था कि पहाड़ों में कॉपर, आयरन और कई महत्वपूर्ण मिनरल्स मौजूद हैं। पहले यहाँ माइनिंग भी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ खदानें बंद होती चली गई। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर उत्तराखंड इतना समृद्ध है, तो फिर पहाड़ खाली क्यों हो रहे हैं? क्यों आज भी युवा रोजगार के लिए दिल्ली, नोएडा और दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं? क्या सिर्फ टूरिज्म से उत्तराखंड का भविष्य सुरक्षित हो सकता है, या अब समय आ गया है कि राज्य अपने मिनरल रिसोर्स का सही इस्तेमाल करे? क्या माइनिंग और इंडस्ट्री उत्तराखंड की इकोनॉमी बदल सकती है? क्या गांव में फिर से रोजगार लौट सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कॉपर और मिनरल वास्तव में उत्तराखंड की किस्मत बदल सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966। आज की इस बड़ी डिबेट में हम इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने जा रहे हैं। और आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सामाजिक एवं राजनीतिक विश्लेषक श्री कुंवर सिंह रावत जी। रावत जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तराखंड संवाद 1966 में। नमस्कार, धन्यवाद ओम प्रकाश जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। रावत जी, क्या खनिज संपदा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था बदल सकती है? उत्तराखंड संवाद 1966 में आप सभी को मेरा नमस्कार और सभी का स्वागत है। और हम लोग आपको जैसा पता है कि उत्तराखंड संवाद 1966 पे एक विशेष तरह की टॉपिक पे डिस्कस करते रहे हैं और लगातार करते रहते हैं। और आज भी एक नया यूनिक जो पॉइंट है कि इनका कहना क्या, मतलब क्या खनिज संपदा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को बदल सकती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला है। मैंने आपको बहुत पहले बहुत सारे हमारे वीडियो आई हैं, उसमें ये भी बताया कि भाई टूरिज्म इंडस्ट्री, जो खासतौर पे 10 डिस्ट्रिक्ट को ये बताया गया है कि टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ ही ये इनका विकास होगा। हालांकि कुछ हद तक विकास हुआ है, लेकिन ये 25-26 साल के उसमें कोई विकास नहीं हुआ। उससे पहले उत्तर प्रदेश के साथ थे, उस समय भी कुछ कोई खास ऐसा विकास नहीं हुआ। कुछ जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ही ये फोकस रहा और उस फोकस का ये परिणाम हम देख रहे हैं। अब बात यह है कि जो मिनरल है उत्तराखंड की जो इकोनॉमी को कैसे बदल सकते हैं। देखिए, ऐसा है, कच्चा माल, अब पहले तो ये पता चले कि हमने जो उत्तराखंड के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, ये बताएं। तो मैं आपको बता दूं, जो तांबे और जिंक का और जो लौह अयस्क थे इनके बारे में खासतौर पे, तांबे के कॉपर के बारे में खासतौर पे आपको बता देते हैं। तांबे की इंडस्ट्री के बारे में हमने भी सुना है और ये बात काफी हद तक पहले से ये पता है कि पहाड़ों के गर्भ में क्या क्या छुपा है। तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व हैं, तो पिछली वीडियो में भी हमने इसका जिक्र किया था, जिसमें कि बागेश्वर है और चमोली डिस्ट्रिक्ट का धनपुर का एरिया है और उसके साथ पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी का एरिया है और भी मतलब जो सीमांत जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके आसपास ये सारी खनिज संपदा उपलब्ध है, मतलब मौजूद है। अच्छा, दूसरा जो खास तौर पे सोने के बारे में, गोल्ड के बारे में बोला जाता है कि गोल्ड जो रिजर्व है वो कहाँ पर है। रिजर्व का मीन्स है जो उसके अंदर रिजर्व है, ऐसा नहीं है जो कहीं बैंक में रखा हुआ है। तो जो भूमि के अंदर रिजर्व है, तो उसमें एक सोना नदी है, सोना नदी के बारे में रिसर्च बहुत सारी आई थी। तो उसका ने जो एरिया है जिम कॉर्बेट के कालागढ़ रेंज से लेके नैनी डांडा ब्लॉक के नीचे, तो वो सारा एरिया आ जाता है। पौड़ी गढ़वाल का है नैनी डांडा ब्लॉक, बैकवर्ड एरिया है। तो उसके नीचे सोने का भंडार आई थिंक है, ऐसा रिसर्च में पता चला है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, मैं फिर दोबारा से नाम लूंगा कि प्रोफेसर MP.S. बिस्ट जी, तो इस पे रिसर्च कर रहे हैं। और उनकी रिसर्चर जो छात्रा है पल्लवी उनियाल, तो उनका भी काफी लेख निकला है। अब सवाल यह है कि कच्चा माल आपने निकाल लिया, जैसे आपका जो लाइमस्टोन है, खड़िया है और लीसा है, ये सारा निकलता जा रहा है। इसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास नहीं है।
ये प्रोसेसिंग यूनिट आई थिंक ना तो हमारे जो मैदानी हिस्सों में वहां भी लगाई नहीं गई है। तो कहते हैं कि लीसा से ये बैंगल्स वगैरह ये जो बनता है, यानी चूड़ियां उड़ियां बनती हैं, ये फिरोजाबाद में चले जाता है वो। और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, उसमें लाख बनती है, एक लाख का बहुत सारी जगह यूज आता है। और जो शायद उसमें कुछ मेडिसिन में भी कुछ ऐसी जगह पे यूज होता है। और जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन का मतलब खड़िया से वो उसका तो शायद फैक्ट्री उसका भी कहीं यूपी में है या बंगाल में है, ऐसी जगह पे। तो मटेरियल को तकरीबन वहां ले जाया जाता है। अब हमारे यहाँ ऐसे रॉ मटेरियल का पता चल गया। ऐसे बताइए, मैं आपको जरा सा बैक में चले जाऊं, रॉ मटेरियल के लिए ही इंग्लैंड के लोग यहाँ पे आए थे। जो सर थॉमस रो पहली बार जहांगीर के दरबार में आया था, बोला था हम ट्रेड करना चाहते हैं, वो इसीलिए आया था कि यहाँ पे गोल्ड है और भी काफी चीजें हैं यहाँ पे, तो उनका हम रॉ मटेरियल ले जाएंगे। तो रॉ मटेरियल ले जाके वो इंग्लैंड ले जाते थे। इंग्लैंड में उन्होंने मशीन, जो नई मशीनों को आविष्कार किया था, उनसे प्रोसेस करते थे। तो फिर वो माल बन करके फिर मतलब उससे कपड़े बनते थे या कॉटन लेके गए तो वो वापस आता था। तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां कर दिया। अब क्या है कि हमारे पास रॉ मटेरियल है, लेकिन रॉ मटेरियल मान लीजिए हमने इसमें से निकाल लिया, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए हमको प्रोसेसिंग यूनिट तो बहुत सेटअप करना, मतलब सेटअप करनी पड़ेगी। उसके बारे में भी जैसे रॉ मटेरियल का पता लगा तो प्रोसेसिंग यूनिट का पहले ही बताना पड़ेगा। और दूसरा, जो लोकल इंडस्ट्री है, यानी उसका एक देखिए, एक आपने प्रोसेस कर दिया, फिर बिजनेस वो उसका यानी व्यापार कहाँ करना है, कहाँ उसको जाना है, उसके साथ बहुत सारी कनेक्टिविटी जुड़ेगी। और साथ में है एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग है कि हमें दक्ष लोग चाहिए, काफी स्किल्ड लोग चाहिए। इसमें स्किल डेवलपमेंट भी है, और यानी रोजगार भी उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि जिनके पास कुछ दक्षता होगी इससे रिलेटेड। मान लीजिए आपको सोने का वो मिल गया, सोना भी जैसे नीचे से निकाला जाता है, जैसे कोलार की खान से निकाला जाता है, तो ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने कितने टन भर के अपने इंग्लैंड ले गए, और वो उसके नीचे फिर बिल्कुल पानी पानी हो गया कोलार के, इसीलिए तो कोलार को बंद करना पड़ा था। तो यहाँ भी कहीं ऐसा ना हो, इस तरह की सारी चीजें, प्रोसेसिंग यूनिटें और सेटअप, यानी रोजगार तो आपको मिलेगा ही, और साथ में स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री बन गई है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस पहले से ही है, खान मंत्रालय जिसे कहते हैं, खान मंत्रालय। तो दूसरी बात है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, उसकी बहुत जरूरत पड़ी है। तो उसमें क्या है कि लोगों को पहले से ही इसके बारे में जागरूक करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनमें पहले से ही इस चीज को यानी रोजगार ओरिएंटेड, यानी कहते हैं यानी जॉब ओरिएंटेड। एक हमारे यहाँ, मैं जब मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स इंडस्ट्री में था, DPI IIT हो गया आजकल, पहले DIPP था, उसमें जॉब ओरिएंटेड से रिलेटेड, यानी कि जॉब कैसे मिलेगा, इंडस्ट्री से जॉब कैसे मिलेगा, तो उसको सारा चीजों को ध्यान में रख करके स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को क्रिएट किया गया है। सूरत की हीरा इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री, बाहर से माल आता है, प्रोसेसिंग यहाँ होता है, फिर व्यापार उनका यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट में बाहर चले जाए, कनाडा जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे। आपको पता है जितने भी फॉरेनर हैं, ये ब्रिटिशर हैं, जो भी हैं, वो सोना कम पहनते हैं, सोने की जगह शायद वो डायमंड पहनते हैं। तो डायमंड की फैक्ट्री के सबसे ज्यादा जो है जर्मनी, यूरोप में जर्मनी, इंग्लैंड, नीदरलैंड, और जो US और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये बड़ी जो डेवलप कंट्री हैं, इनमें आपने खासतौर पर देखा होगा सोने की डिमांड उतनी कम है, उससे ज्यादा हीरे की डिमांड है। ये तो वो यूनिटें हमको सेटअप करनी पड़ेगी। और तांबे से रिलेटेड, तांबे का प्रोसेसिंग, अब मान लीजिए डेटा सेंटर आप बना रहे हैं, AI के डेटा सेंटर, तो वो बहुत फास्ट होंगे। तो उसमें क्या है कि जो बिजली दौड़ेगी, वो तांबे की जो कॉपर की जो वायर होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट। कॉपर इस समय काफी महंगा है, हर चीज में कॉपर लग रहा है। मैंने आपको एग्जांपल एक बार दिया था AC का, उसमें पूछा था कंडीशनर आपको कॉपर वाला चाहिए या एल्यूमिनियम वाला। एल्यूमिनियम वाला सस्ता होता है, उसके तार जल्दी गल सकते हैं, लेकिन कॉपर वाला सालों साल रहता है। तो अब कॉपर का यूज हो रहा है, इवन इंटरनेट की तार में भी शायद इसका यूज होने लग गया है, और बाकी चिप वगैरह में है, बहुत सारी चीजों में जा रहा है। और मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, जो ये रेलवे की जो बुलेट ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन है, इनमें भी काफी हद तक कॉपर का कुछ मशीन के उसमें यानी यूज किया जा रहा है।
तो हमें वैसी यूनिट को सेटअप करना पड़ेगा। जो हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें खासतौर पे जो मान लीजिए आपको लगता है कि कुछ नुकसानदेह वाली, जैसे यहाँ पे हमारी हिमालयन रेंज है, हिमालयन वाला, अब यहाँ कहते हैं कि खनन भी नहीं कीजिए, तो वो तो नहीं हो सकता कि खनन भी कुछ हद तक तो परमिसिबल होगा। जहां पे आपके उस इकोलॉजी को परेशानी होगी वहां रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, उसको कम किया जाएगा। तो साथ में रोजगार हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। इसके बारे में बहुत लंबी एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी हमें। रावत जी, क्या उत्तराखंड मेक इन इंडिया मॉडल में बड़ी भूमिका निभा सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की है। मेक इन इंडिया मेरा भी टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड, मतलब मैं 2014 की बात थी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चार्ज संभाला था मई के बाद। तो ये दिसंबर में या जनवरी में हुई थी, 2014 में हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा है दिसंबर में। तो उस समय मेक इन इंडिया प्रोग्राम हुआ था, हमारी मिनिस्ट्री का ही, पुरानी मिनिस्ट्री कॉमर्स इंडस्ट्री का था। तो उसमें विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस थी, तो हमें सवेरे 7 बजे ऑलमोस्ट हम लोग वहां पहुंच गए थे विज्ञान भवन में। मेरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी तलीन कुमार जी थे और डायरेक्टर साहब भी, उनके साथ मेरी ड्यूटी थी। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है यानी कि आपको रॉ मटेरियल कहीं से भी मिले, और यानी रॉ मटेरियल भी यही है और मैं आपको बनाना भी यहाँ है, फिर आपको आगे एक्सपोर्ट करना है, यानी मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाया जाए। तो पहले क्या होता था, मेड इन इंडिया होता था। मेड इन इंडिया का मतलब है आपने रॉ मटेरियल कहीं से बाहर से मंगाया, फिर उसको मतलब यहाँ असेंबल किया, बना करके उस पर स्टिक लगाई, चिप्पी लगाई और बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। वो नहीं है, अभी यहाँ सब कुछ रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ, उसको क्या है, मेक इन इंडिया, यानी यही बनाया जाए। तो ये अंतर है। अब दूसरी बात ये कि अब जैसे उत्तराखंड में शायद ये इंडस्ट्री के बारे में सोचा ही नहीं गया। उन्होंने कहा जो सेंटर की जो खासतौर पे फंडिंग आती है उसमें चाहे उधम सिंह नगर, पंतनगर का एरिया, रुद्रपुर का एरिया है, और दूसरा ये देहरादून में सेलाकुई का एरिया है, और तीसरा अभी न्यूक्लियर प्लांट की जो बात हो रही है वहां पे हरिद्वार में। तो ऐसी ये 3 डिस्ट्रिक्टों के खासतौर पे, इनसे अलावा शायद पहाड़ी क्षेत्र के लिए कभी भी ये सोचा नहीं गया। तो अब क्या है कि पूरे उत्तराखंड के लिए ये पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मैंने बताया ना कि 2 जगह पे उसको 10 डिस्ट्रिक्ट और इनमें डिवाइड करना है। रॉ मटेरियल आपको पहाड़ी क्षेत्र से मिल रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो लीसा तो यहाँ से निकला और फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने के लिए चले गया, और वैसे ही जो लाइमस्टोन बागेश्वर से निकलता है और उसको कॉस्मेटिक का आइटम बनाने के लिए आपको वो उत्तर प्रदेश, वो भी उत्तर प्रदेश के आसपास कई फैक्ट्री लग गया। तो वो नहीं है, वो फैक्ट्रियां यही सेटअप होनी है उत्तराखंड के जो मैदानी हिस्सों में। मिनरल इंडस्ट्री है, तो अब विभिन्न टाइप के खनिज है, विभिन्न टाइप के, तो उनमें से जो उत्तराखंड का जो खनिज है, आज तक तो उत्तराखंड के खनिज के बारे में कोई बात ही नहीं आई। वहां से टूरिज्म सेक्टर से अलावा कोई बात ही नहीं की गई है। लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि टाटा नैनो की जो पहली जो फैक्ट्री, जो पहली लख टकिया कार थी 1 लाख में बनी थी, वो यहाँ पर पंतनगर से बनी थी। अब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अब उसको मान लीजिए आपने प्रोसेसिंग कर लिया, प्रोसेसिंग यूनिट के बाद मैन्युफैक्चर हो गया, बन गया, बनने के बाद आपको देखना एक्सपोर्ट कहाँ करना है, उसके खरीदार कहाँ हैं। ये पॉलिसी में पूरी चीजों का डिसाइड करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको ब्यूरोक्रेट की बहुत अच्छी एक पहुंच चाहिए और काम करने वाले लोग चाहिए। अब जैसे अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, अब बोला गया है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इन्होंने बोला है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए, जैसे हमारी अभी 4.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ हम शायद अभी 4th रैंक में हैं, थर्ड या 4th रैंक में। फर्स्ट रैंक में यूएस है, 2nd रैंक में चाइना है, और 3rd रैंक में शायद अभी इस समय जर्मनी है। हाँ, 4th रैंक में हम लोग हैं शायद इस समय। यदि हम कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो हम, नहीं तो 5th रैंक में जा सकते हैं, नहीं तो फिर 4th रैंक से आगे 3rd रैंक में भी आ सकते हैं, 4th रैंक में भी आ सकते हैं। अभी हमारा शायद 4th या 5th रैंक कुछ ऐसा है, तो ये मान के चलते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी डिसाइड की गई है 2035 तक के लिए, एक यानी रोड मैप तैयार किया गया। उसमें नोएडा को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए सिलेक्ट किया गया, गुड़गांव को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए सिलेक्ट किया गया। ऐसे ही शायद नवी मुंबई, पुणे, ऐसा कुछ है, 4-5 ऐसे बड़ी सिटी हैं जिनको की बोला गया है कि आप पार्टिसिपेट करेंगे, यानी आप कंट्रीब्यूट करेंगे 5 ट्रिलियन।
उसमें माननीय योगी जी के नेतृत्व में नोएडा इस काम को कर रहा है। तो हम भी जो इंडस्ट्री के थ्रू ग्रोथ बढ़ाने का अपने उसका, तो हम कम से कम $500 ट्रिलियन की इकोनॉमी पार्टिसिपेट कर सकते हैं पंतनगर के थ्रू। तो उसमें से एक मिनरल वाला ये भी आ सकता है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ यदि बढ़ता है तो उसका केंद्र एक क्या है कि हमारा उत्तराखंड के कुछ, चाहे आप रुद्रपुर को समझ लीजिए, चाहे आप हरिद्वार को समझ लीजिए, चाहे आप देहरादून को समझ लीजिए, रॉ मटेरियल चाहे पहाड़ से निकलता है, पहाड़ी एरिया से, तो उसको प्रोसेसिंग यूनिट से लेके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक ये सेटअप उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में हो सकता है। तो इसके हम पहले से बोलते रहे हैं, मैंने गवर्नमेंट को भी लगातार इसके बारे में सुझाव दिया है कि आप 10 डिस्ट्रिक्टों की पॉलिसी खनन की हो सकती है, माइनिंग उसमें उतना ही किया जाएगा क्योंकि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग वहां नहीं हो पाएगा, प्रोसेसिंग यूनिट वहां हो सकती है। यानी जो कच्चा माल निकला है, कच्चे माल को प्रोसेस करना है, प्रोसेस करके उसके बाद मैन्युफैक्चर करना है उसको, यानी पूरी तरह असेंबल करना है, वो करना है, यानी फिट बना करके उसको आगे एक्सपोर्ट करना है। तो हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ उससे काफी हद तक बढ़ेगा और एक यानी हम एक विकसित राज्य की श्रेणी में आ सकते हैं। जी दोस्तों, उत्तराखंड मेक इन इंडिया मॉडल में बड़ी भूमिका निभा सकता है अगर उत्तराखंड में कॉपर प्रोसेसिंग, मिनरल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित होती है तो यह राज्य इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बड़ा केंद्र बन सकता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड आने वाले समय में इंडस्ट्रियल स्टेट बन सकता है? कमेंट में जरूर बताइए। रावत जी, क्या खनन से उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। देखिए हमारी जो फोर्स है, हमारी जो ताकत है, यूथ है, तो यूथ से ही सब कुछ होता है। मैं आपको बता दूं, मैं सूरत में मुझे जाने का काफी मौका मिला, तो वहां पे जनरली क्या है कि वहां के लोग तो रोजगार कर ही रहे हैं अपना, तो जब कमी पड़ती है तो यूपी बिहार से काफी लोग जाते हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो वहां पे मेरी एक ऐसे ही आदमी से बात हुई थी, हीरा व्यापारी था, तो हीरे व्यापारी के यहाँ वो काम करता था। तो बोलता कि जिस समय हम लोग की सैलरियां, समझ लीजिए कि मैं आपको काफी पहले की बात बता रहा हूँ, 14-15 हजार रुपए करीब होती थी। वो कह रहा कि मैं ओवर टाइम वगैरह कमा के 25 हजार तक कमा लेता हूँ, मतलब डबल वो करके। तो यूथ जो बाहर से आता था, मतलब गुजरात से बाहर से आता था, यार कर्नाटक भी और तमिलनाडु में भी, ऐसे जो स्टेट है, संभ्रांत स्टेट है, महाराष्ट्र है, ये स्टेट, इन स्टेटों में तकरीबन बाहर का यूथ जाता है। हमारा यूथ भी ऐसे ही बाहर तकरीबन है। तो है क्या कि अब माइनिंग के साथ यदि मान लो माइनिंग का वो मिलता है, माइनिंग में क्या है कि हर टाइप के लोग आपको चाहिए, लेबर वर्क भी चाहिए आपको, लेबर वर्क की बहुत बड़ी भूमिका है। ये अंग्रेजों ने जहां जहां से, चाहे उन्होंने अफ्रीकन कंट्री से डायमंड निकालते हो, चाहे वहां से कहीं से सोना निकालते हो, इवन कर्नाटक के जो कोलार से निकाला, वो भी पहले उन्होंने इंडियंस को मजदूर के रूप में ही यूज किया। तो और मजदूर वर्ग तो है ही, और साथ में देखिए यूथ वहां भी चाहिए। यूथ आपको कुछ मिडिल का पढ़ा लिखा, मतलब आपने 8th या 10th कर लिया, उसके बाद आपको वो इंडस्ट्री वाला, जैसे जेम एंड ज्वेलरी वाले हैं, वो प्रोसेसिंग, पॉलिशिंग, बहुत सारी चीजें होती है, कटिंग होता है, और उसके बाद उसके साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं, बड़ी मशीनें चलाने के लिए फिटर विटर होते हैं, या टर्नर होते हैं, फिटर होते हैं, बहुत सारे, वो सब ITI। मैंने आपको कई बार सुझाव भी दिया था, जितने भी प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, उनको आप बंद होने की बजाय वहां पे ITI का डिप्लोमा के लिए उनको खोल दीजिए। उत्तराखंड में काफी स्कूल बंद हो गए हैं, तो स्कूल बंद ना हो, वहां पे ITI का डिप्लोमा, जो वहां से ITI का डिप्लोमा करेगा, उनको वो इंडस्ट्री में सबसे पहले रोजगार दिया जाएगा। ये मैंने गुजरात में देखा है, 8वीं या 10वीं करते हैं और उनको इमीडिएटली वहां जॉब मिल जाता है, क्योंकि वहां पे सारण डिस्ट्रिक्ट तो फेमस है ही, सारा ऑटोमोबाइल सेक्टर का है। बाकी वहां पे जामनगर है, ये सारी रिफाइनरीज है, बड़ोदरा में है, तो हर जगह सबसे पहले गुजराती आदमी को वो लेते हैं। ठीक है, वैसे हमारे भी जितना यूथ बाहर चले गया है, वो यूथ वापस आएगा, वो भी हमारे ही आदमी है, ऐसी बात नहीं। मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ आदमी बाहर है, 1 करोड़ आदमी इधर है, तो उनमें से कितना आदमी वापस आ सकता है, जितना है उसका। और मशीन ऑपरेशन आजकल के टाइम में
लर्निंग मशीन तो एआई में कह ही रहा है, मशीन का ऑपरेशन। उन्होंने ये भी बोला है कि एआई को चलाने वाला भी आदमी होगा, कोई बाहर से वो नहीं आएगा। बगैर आपने बोला कि मशीन चल गई तो एआई चला देगा, रोबोट चला देगा, रोबोट को चलाने वाला भी तो आप ही है ना। तो वही चीज है। और फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक जाल बनना बहुत जरूरी है। जाल, जैसे हम भी आज कहते हैं कि मान लीजिए यहाँ से कुछ भी चीज निकला, यहाँ प्रोसेस किया, तो हम दिल्ली उसको पहुंचाने के लिए 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, तो हमारी एक अब रहेगी कि हम 5 घंटे में यहाँ से दिल्ली पहुंचे। तो आने वाला टाइम अभी जैसे 8 घंटे, 8.5 घंटे या 10 घंटे लग रहा है, तो 5 घंटे हो जाएगा। 5 घंटे के बाद और भी उसको कम किया जा सकता है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जैसे कह रहे कि दिल्ली से मुरादाबाद का बुलेट ट्रेन से आएंगे तो आधा घंटा लगेगा, और उसके बाद वहां से वहां 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा, तो 1-1.5 घंटे में यहाँ 3 घंटा हो जाएगा आने वाले 3 घंटे में। तो वो क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। और मान लीजिए आपका जेम एंड ज्वेलरी है, यानी गोल्ड का प्रोसेसिंग है, और कॉपर का है या जिंक का है, इसमें इंडस्ट्रियल यूनिट, जो ऐसी वाली चीजें उसमें बाई एयर भी जा सकती हैं। बाई एयर का जैसे हम कई बार ऐसे एयर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो एयर कनेक्टिविटी इनको लगातार बढ़ानी पड़ेगी खासतौर पे। और दूसरी बात है जो कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट देखिए एआई कितना भी आ जाए, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग, ये यूएस का डाटा है कि यूएस ने भी माना है कि सिर्फ 10% सिविल इंजीनियरिंग वालों को घाटा हो रहा है, बाकी सिविल इंजीनियर 90% अपना काम कर रहे हैं। मतलब मेन जो घाटा आईटी सेक्टर वालों को हो रहा है, जो कि उनको अपग्रेड करने की जरूरत है। खासतौर पे जो जॉब क्रिएशन है, जॉब क्रिएशन किस टाइप का होगा, स्किल डेवलपमेंट के बारे में जो हमने बात की है उससे रिलेटेड यहाँ की आपको सबसे पहले एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन से लेके मिडिल की और हाई स्कूल लेवल की, उस एजुकेशन को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और वो एक ऐसी एजुकेशन हो जो कि पुराने मतलब हिस्ट्री को भी पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस को भी पढ़िए, उसको भी पढ़िए, लेकिन वो इस टाइप की होनी चाहिए जो आज मशीनी युग में हम लोग आगे जा रहे हैं, एआई सेक्टर के उसमें जा रहे हैं, उससे रिलेटेड हो, यानी जॉब ओरिएंटेड होगी। आपने 8th या 10th के बाद आईटीआई का डिप्लोमा कर रहे हैं, उससे सीधा आपको जॉब मिलेगी, चाहे जेम एंड ज्वेलरी में मिले, चाहे आपको ऑटोमोबाइल में मिले, चाहे आपको कंस्ट्रक्शन साइड में मिले, चाहे प्रोसेसिंग यूनिट में मिले। ये बहुत सारी मतलब जॉब इतनी है, टेक्निकल जॉब। अब आने वाला टाइम खास तौर पर टेक्निकल जॉब का है, टेक्निकल जॉब, तो उसको हमको समझना पड़ेगा। जो हमारे नीति निर्धारक हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, उनको भी चेंज करना पड़ेगा, स्कूलों को दोबारा से रिवाइव करना पड़ेगा। और जो स्कूलों की ये जो वर्तमान बिल्डिंग है, इसमें आप आईटीआई के क्या है कि एक स्कूल में मान लीजिए आपने 2 सब्जेक्ट खोले, एक में आपने कुछ फिटर का कर दिया, कुछ कंस्ट्रक्शन सिविल का कर दिया, कुछ जगह मैकेनिकल एटोम, एक ही में नहीं खुलेगा ये अलग अलग। मतलब आपको कुछ वो स्कूल आपको बहुत सारे मिल रहे हैं, बिल्डिंगें मिल रही हैं, तो उसमें आप सिविल और मैकेनिकल एक जगह खोल दीजिए, एक जगह आप मशीन वाला खोल दीजिए, एक जगह फिटर और जो भी है ये इस टाइप के जो यानी जो ये जॉब्स हैं इस टाइप की, यानी जो आपको स्टडी करनी है वो टेक्निकल वाली जॉब की बात चल रही है। यदि गुजरात का पैटर्न मैंने इसलिए स्टडी किया था, गुजरात और महाराष्ट्र, चाहे वहां शुगर लॉबी भी है, तो वहां शुगर से रिलेटेड ही वो मशीन को चलाने के लिए टर्नर भी चाहिए, फिटर भी चाहिए, और वो सिविल साइट बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट, और वो सारी चीजें। तो आप ऐसा आपको अमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा, तब आपको जॉब, इसमें रोजगार, इसमें सैकड़ों रोजगार आ जाएंगे, हजारों रोजगार आ जाएंगे, लेकिन हजारों रोजगार के लिए हमें आदमी हमारे यहाँ से नहीं मिलेगा, वो बाहर से आदमी वो आएगा जरूर। रावत जी, क्या इससे पहाड़ों से होने वाला पलायन रुक सकता है? तो पलायन तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, एक पॉलिसी निर्धारण करना पड़ेगा, रोड मैप को तैयार करना पड़ेगा। जो हमारे नीति निर्धारक हैं उनको ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। और ये जो इंडस्ट्रियां आ रही हैं, ये इंडस्ट्रियां जैसे आने वाले फ्यूचर के लिए 5 साल में आए, 10 साल में आए, उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। जो बच्चा फर्स्ट में जा रहा है उसको ऐसी अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी ताकि वो 5th में जाकर के और अच्छा करे। उसके बाद वो 8th और 10th में जब वहां से निकलता है तो उसको कहीं बाहर नहीं जाना, उसके बजाय वो आईटीआई के डिप्लोमा ले सीधा। तो इससे लोकल इकोनॉमी तो मजबूत होगी। देखिए लोकल इकोनॉमी कैसे मजबूत होती है,
सभी यदि पब्लिक जहां होती है तो मनी सर्कुलेशन है, मनी सर्कुलेशन यानी कोई कमा रहा है तो उससे क्या है कि रोजगार यानी इकोनॉमी का वो भी चल रहा है, वो कुछ खरीदारी कर रहा है, खरीदारी करने से पैसा वहां से यानी रोटेट हो रहा है जी। तो इकोनॉमी पहाड़ एक किस्म से जो यूथ है हमारे, आज यूथ नजर नहीं आते क्योंकि वो 12th करके सीधा बाहर चले जा रहे हैं, जो भी चाहे वहां ड्राइविंग कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, वो जनरली वो वहीं पे छोटा मोटा भी काम कर रहे हैं। तो बड़ा काम करने के लिए वो तो खैर स्टडी करते ही है। तो ऐसा है, आने वाले टाइम में लोकल इकोनॉमी भी मजबूत होगी और इसको रोकना पड़ेगा। और अभी से ग्राउंड रियलिटी पे यानी क्लास फर्स्ट से जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी अभी से स्टडी करनी पड़ेगी। मैं ये जो प्राइमरी स्कूल जो यानी जिनमें वो कम हो गई है छात्र संख्या, उसको बढ़ाने के लिए 3-4 स्कूलों को फिर दोबारा से वापस लाना पड़ेगा। देखिए जो उत्तराखंड में पलायन जनरली हो रहा है यूथ का, वो इस वजह से हो रहा है कि इंडस्ट्रियां यहाँ पे है नहीं। चाहे नीचे के जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी इंडस्ट्री के बारे में वहां है, लेकिन किस टाइप के रोजगार हैं वो जागरूकता की बिल्कुल कमी है, अवेयरनेस नाम की कोई पता नहीं है। स्कूलों में जब बच्चा 10th करके निकलता है तो उसको भी ये बताया नहीं जाता कि कहाँ आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो दूसरे जो स्टेट है उनमें ये होता है कि उसको ITI करना है, ITI करने के बाद आपको ITI किससे रिलेटेड करना है ये गाइडेंस होती है। तो जैसी ये इंडस्ट्रियां खुलती है तो ऐसी एक अवेयरनेस की भी जरूरत है ताकि उनको जेम और ज्वेलरी वालों को, वैसे पॉलिशिंग वालों को उस टाइप के वर्कर चाहिए जो ITI से, और फिटर वाले जो मशीन चलाने वाले हैं, टर्नर है, ये इस टाइप के जो लोग हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन जॉब अच्छा मिलेगा। नहीं तो यहाँ से यदि उनको स्किल्ड लोग नहीं मिलेंगे तो बाहर से लेके आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि उत्तराखंड के हिल साइड में भी जॉब मिलेगा और नीचे के जो प्लेन जो 3 डिस्ट्रिक्ट है उनमें तो मिलेगा ही। तो इसका मीनिंग कि बाहर जाने से हमारा यूथ रुक जाएगा और उसको जॉब यही मिलेगा। वो हम उन स्टेटों की श्रेणी में आ जाएंगे जिनके की लोग बाहर नहीं आते, चाहे उसमें तमिलनाडु है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे केरला है। दोस्तों, अगर गांव के आसपास रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से पलायन कम होगा। आज पहाड़ का युवा मजबूरी में बाहर जा रहा है। अगर लोकल इकोनॉमी मजबूत होगी तो गांव में फिर से जीवन लौट सकता है। रावत जी, क्या उत्तराखंड को अलग खनिज नीति बनाने की आवश्यकता है? देखिए बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारे ज्योग्राफी 10 डिस्ट्रिक्टों की अलग है, 3 डिस्ट्रिक्टों की अलग है, तो उस टाइप की जो प्लेन एरिया का और माइनिंग जो पॉलिसी है वो बिल्कुल एक समान नहीं चल सकती, तो अलग 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 है। अब यहाँ से यदि रॉ मटेरियल निकलता है तो उसी हिसाब से जो उसकी प्रोसेसिंग है, जो भी चीजें आगे सामने आएंगी। अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी होता है इस मामले में देने के लिए। अब रोजगार भी यहाँ पे लोकल वालों को तो रोजगार मिलेगा, ये तो बात ये है। ट्रांसपेरेंसी उसकी होनी चाहिए और साइंटिफिक माइनिंग भी होनी चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंटल एंगल जो पहले ही हमने बताया कि उसमें आपको गाइडलाइंस बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी। और इसमें जब भी गाइडलाइंस बनती है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसमें कंसर्न मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। तो ये दो पहले से भी ये प्रश्न उठता रहा है कि आप उत्तराखंड को यानी प्लेन एरिया और हिल डिस्ट्रिक्टों को एक समान तरीके से मत आंकिए, वहां की और यहाँ की उसमें बहुत अंतर है। अब मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल है, वैसे हम वैसे कह दें कि अभी हरिद्वार में 40 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है या देहरादून में 40 डिग्री का चल रहा है या उधम सिंह नगर में, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं है। यहाँ पे यानी 30-35 के आसपास है, तो 5-6 डिग्री का तो अंतर है ना। तो वैसे ही जब ज्योग्राफी बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, अब बद्रीनाथ में साइड में चले जाए तो वहां का टेम्परेचर बिल्कुल लो है। तो उसका कारण क्या है कि आपको उसी टाइप से माइनिंग के बारे में पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेंगी। और बाकी जो साइंटिफिक माइनिंग तो मीनिंग आपका माना जाता है उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और आपको किस टाइप के जो पॉलिसी बनाने वाले ब्यूरोक्रेट हैं वो उसी टाइप के बिल्कुल टेक्निकल, आजकल जमाना पूरा टेक्निकल का है। देखिए जब जैसे पता चला कि उत्तराखंड के रॉ मटेरियल, उत्तराखंड में जो 10 हिल डिस्ट्रिक्टों में जो जिनको कि आज तक बिल्कुल ऐसा माना गया था कि यहाँ कुछ नहीं है, तो वहां पे बहुत कुछ है, वो रॉ मटेरियल सब यहीं से मिलेगा। अब उसकी जो माइनिंग पॉलिसी आपकी जो है होगी वो अलग होगी और साइंटिफिक तरीके से होगी, उसमें इकोलॉजिकल है, कई कई चीजें हैं, और वो रोजगार भी इसी टाइप से होगा।
और जो प्लेन एरिया की है वहां पे तो देखिए माइनिंग क्या होता है, माइनिंग ओनली वहां पे रेता निकाला जाता है, उससे अलावा और कुछ नहीं है वहां पे। ये तो वहां बाकी इंडस्ट्रियल सेटअप होनी है, यानी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होनी है। तो उसके लिए उनकी पॉलिसी अलग और 10 डिस्ट्रिक्टों की अलग। तो वो रोजगार से भी रिलेटेड कि और जो यानी साइंटिफिक जो माइनिंग यानी वैज्ञानिक माइनिंग है, तो उनके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 2 डिवीजन अलग अलग टाइप से बनाने, जैसे हम कहते हैं कि आज हमारे कुमाऊं और गढ़वाल के 2 डिवीजन बने हैं, वो हालांकि उसमें इन्होंने ऐसे मिला दिए हैं प्लेन और दोनों को मिला दिए, उसमें वहां भी प्लेन बाबर का एरिया है और ऊपर पहाड़ी एरिया, यहाँ भी कुमाऊं में भी गढ़वाल में भी दोनों। लेकिन आपको अब ऐसे खास तौर पे जॉब के लिए और इंडस्ट्री के लिए ये ऐसा बनाना पड़ेगा, प्लेन के एरिया के लिए पॉलिसी अलग और हिल साइड के लिए अलग, क्योंकि अभी तक हिल साइड के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी कोई बनाई नहीं गई ना, कोई चाहे माइनिंग पॉलिसी नहीं बनाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनाई। उन्होंने बोला कि यहाँ पे पहाड़ में कुछ लग ही नहीं सकता। अब आईटी सेक्टर की जो पार्क लगाने की बात होती है वो भी देहरादून में लगाने की बात होती है, तो पहाड़ में भी बहुत सारे आईटी सेक्टर के पार्क लग, क्योंकि वहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो नहीं बनेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो आपके लिए 3 डिस्ट्रिक्ट है ही। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको इनको दोनों प्लेन और जो हिली एरिया को है उनके लिए अलग अलग पॉलिसी और अलग अलग माइनिंग से रिलेटेड साइंटिफिक मतलब ये रोजगार से रिलेटेड ये सारी दोनों ही अलग अलग डिवाइड करनी पड़ेगी। जी रावत जी, क्या तांबा और दूसरी धातुएं उत्तराखंड की किस्मत बदल सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आपने बिल्कुल सही बोला है, ये उत्तराखंड की किस्मत क्यों नहीं बदल सकती है। अभी तक ये किस्मत बदलने की बात हुई है खासतौर पे हिली डिस्ट्रिक्टों के बारे में। एक जो खजाना मिला है तो उसमें क्या है कि आपको कई चीजें, सही नीति बनानी पड़ेगी, ईमानदार नेतृत्व भी होना चाहिए और स्थानीय भागीदारी, ये बड़ी 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और खासतौर पे एनवायरमेंट जो बैलेंस है वो तो बनाना बहुत ही जरूरी है। और तीसरा एक दीर्घकालिक सोच, दीर्घकालिक सोच में एक थिंक टैंक बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमें केंद्र से देख लीजिए, जब बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, वो बात इस या वंदे भारत की ट्रेनों की बात हो रही है, तो इसमें आईटी वाले जो मिनिस्टर हैं वो आईआईटीएन है, ये बड़े सोचने की बात है। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोचा गया, वैसे हमारे यहाँ भी ऐसे लोगों को आगे लाना पड़ेगा। तो और तो जिसमें कि इनकी सोच हो दीर्घकालिक, सबसे पहले तो सोच बने, उसके बाद उनके साथ ईमानदार नेतृत्व भी बहुत जरूरी है। स्थानीय भागीदारी, स्थानीय भागीदारी आज लोगों को सिर्फ ये बताया गया है कि आपको एग्रीकल्चर, तो मिट्टी पे जब कोई हाथ नहीं लगाना चाह सकता, हो सकता है खदान में हाथ लगा दे, क्योंकि उसको पता चलेगा कि यहाँ सोने का काम चल रहा है या तांबे का काम चल रहा है, तो ये वो हो सकता है कि वो आदमी लगा दे, लेकिन वो आज मिट्टी पे हाथ नहीं लगा रहा। तो ऐसे सही नीति बनाने की, सही सोच बनाने की, यानी सही स्थानीय भागीदारी की, और एनवायरमेंटल बैलेंस तो बहुत ही जरूरी है। एनवायरमेंट, क्योंकि उसके लिए क्या है कि हमको हिमालयन जो रेंज है ना हमारी, उसका बड़ा ही देखभाल करना पड़ता है। मतलब ग्लेशियर पिघल ना जाए काफी ज्यादा यदि माइनिंग होगी तो अब ये माइनिंग आपको रेता और बजरी वाली माइनिंग नहीं है ना, आपको ये एक खड़िया से रिलेटेड भी नहीं है, ये बिल्कुल अलग टाइप की माइनिंग है। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट की काफी रिस्ट्रिक्शन होती है, ये सीधा माइंस जो मिनिस्ट्री है वो सीधा ऑपरेट करती है। मुझे लग रहा है कि शायद राज्य सरकार को इसमें परमिशन देना होता है कि आप यहाँ खनन कीजिए, वो सेंट्रल का ही सारा काम उन्हीं का होता है। ये चाहे गोल्ड का है चाहे कॉपर का है। जो एमएमटीसी एक कंपनी है जो मिनरल का काम करती है खास तौर पे, तो वो अभी शायद हाँ डिपार्टमेंट कॉमर्स के अंडर है। और दूसरी बात है जो माइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इस टाइप की बहुत सारी कंपनी है जो माइनिंग का काम करती है, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो ये हमें मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करे कि इसको ढूंढिए करके इस टाइप से, तो वो पॉलिसी बनाएंगे। तो इसमें ये तो सेंटर का वैसे भी पॉइंट है, माइनिंग जो वैसी वाली माइनिंग तो दे रखी है, लेकिन ये जो गोल्ड और धातु वाली माइनिंग है वो सीधा केंद्र सरकार के पास है। तो उसको बाकी प्रोटेक्शन देने का काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, क्योंकि माइनिंग होगी आपके यहाँ, चाहे पुलिस प्रोटेक्शन देना पड़े, सिक्योरिटी से रिलेटेड देना पड़े, और आपकी स्थानीय भागीदारी उसके साथ, मतलब
उसमें छोटा जो कर्मचारी होगा वो आपका स्थानीय होगा। तो रोजगार से रिलेटेड यह सारी चीजें एक चौमुखी विकास उत्तराखंड के हिली एरिया का हो सकता है आने वाले टाइम की। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी यह विशेष चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल उत्तराखंड संवाद 1966 को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा को अंत तक देखा। विशेष धन्यवाद हमारे आदरणीय मेहमान श्री कुंवर सिंह रावत जी का। रावत जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे और नई डिबेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जी। उत्तराखंड।